सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने मौर्योत्तर काल को तकनीकी तौर पर समाप्त कर लिया था, लेकिन बूस्टर फैक्ट्स की कड़ी में कुछ पॉइंट शेष रह गए थे। और मैंने साथ ही कहा था कि हम अगली कक्षा में बिहार करंट अफेयर्स अप्रैल 2023 को देखेंगे, जो आपके भावी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण खंडों में से एक है। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन के साथ यदि करंट का जुड़ाव हो जाता है तो फिर वह तैयारी परिणाम में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा अच्छा। मैंने पूर्व में ही कह दिया है। अभी जो एग्जाम्स का ट्रेंड चल रहा है उसमें आप देखिएगा कि 2 साल 2.5 साल पीछे जाकर करंट पूछते हैं। और सामान्यतः जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, तो जैसे मैं किस प्रतिशत में आपको आंकड़ा दे सकता हूँ। किसी भी परीक्षा में कुल सीटों के 5% अभ्यर्थी को ही मैं सीरियस मानता हूँ। लोग आज भी कई बार कहते हैं, मुझे मिलते हैं, कई हमारे साथी पुराने साथी मिलते हैं जो आज तक तैयारी कर रहे हैं, कि मैंने तो बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन जो कंप्लीट करने से किसी कारण मेरे ही क्लासमेट हैं और वंचित रह गए, वो आज भी कहते हैं कि "सर, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है पता ही नहीं चलता है"। क्योंकि उनके ज़माने में 6 माह के करंट अफेयर्स को पूछे जाने का प्रावधान था। ध्यान रखिएगा, 2008 और 2012 और 2016, यह 3 ऐसे वर्ष रहे जिसने सरकारी परीक्षा के दशा और दिशा को बदल दिया। जो पुराने अभ्यर्थी होंगे वो इस बात को जानते होंगे, यदि उन्होंने उस समय से परीक्षाओं को गौर से देखा होगा। तो पहले 6 मंथ्स का ट्रेंड ट्रेंड था, फिर यह ट्रेंड बढ़कर 1 साल का हुआ, अब जाके 2 से 2.5 साल का हो गया है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा जब लोग पूरा स्टैटिक पोर्शन, जिस परीक्षा में और भी विषय पूछे जाते हैं जैसे गणित, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह, उसको भी क्या करेंगे, मास्टरी करके जाएंगे। तो आयोग के पास यही विकल्प बचता है कि करंट में उलझा दे, यही एक रास्ता बचता है। तो निश्चित तौर पर मैंने पूर्व में भी कह दिया था कि 2023 से तैयार कर लीजिए, 23, 24 और 25 का जो चल रहा है। तो हम इस तरह से तैयारी करेंगे तो हमारी स्थिति दूसरों से सदैव बेहतर रहेगी। और वो जो 5% सीरियस लोग हैं, उसमें भी हम 0.1% में आ पाएंगे। और वही कंपटीशन है आज का। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ। आपने डीआरडीओ का एग्जाम दिया तो उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस किस खंड से पूछे गए थे अभी? अच्छा, ठीक है। वो पूछा ही जाता है, क्योंकि अब ये एक नया ट्रेंड बना है। इसलिए हमें 2 से 2.5 साल का संकलन रखना चाहिए, एकदम प्रॉपर संकलित, जिससे ऐसा हो कि हमारी कलमों से लिखी हुई हस्तलिखित हो, नोट्स हो, और एग्जाम के रात भी देख कर जाएं तो। हम्म, बिल्कुल। इसकी बड़ी महत्ता है। हम आगे चलेंगे, सबसे पहले करंट को ही आगे बढ़ाते हैं। समय मिलेगा तो आज हम बूस्टर फैक्ट्स को देख लेंगे, अन्यथा एक बड़ी क्लास बूस्टर के लिए रखेंगे, क्योंकि बूस्टर फैक्ट्स भी मौलिक काल में कम नहीं है। एक लंबी कक्षा की आवश्यकता होगी। शुरुआत करते हैं। जिन अभ्यर्थियों का पिछले माह का छूट गया है, तो मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से पहले भी बताया था कि थोड़ा जैसे ही मुझे एक ठीक ठाक गैप मिलता है, मैं पीपीटीज बनाकर आप तक भेज देता हूँ। फिलहाल कुछ व्यस्तताओं के कारण अभी तक मैं भेज नहीं पाया हूँ। कुछ छात्रों ने भेजा भी था, लेकिन वो आधा अधूरा है, तो मैं स्वयं ही तैयार करके आपको भेज दूंगा। फिलहाल आप मार्च और उसके आगे का देखिए, अभी 2 महीने का जो छूटा है वो आप तक भेज दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं। ये आप सभी को डिस्प्ले हो पा रहा है, एक बार बता दें? ठीक है। और एक आध दिन के बाद फिर से यूट्यूब में भी पिछले वीडियोस आ जाएंगे। मुझे लगता है प्रोसेस अब मोनेटाइजेशन का अंतिम चरण में होगा। उन्होंने स्ट्राइक के लिए रोक लगा दिया था, तो मैंने रोक दिया था। आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा कि बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय जन नाट्य संघ, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का
महासचिव नियुक्त किया गया, तो तनवीर अख्तर, इसको ध्यान रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैं चर्चा कर देता हूँ, पूछताछ के माध्यम से इस क्लास को मैं 1 घंटे में समाप्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप इसको पेयर में जरूर लिख लीजिएगा। कितने लोग लिख लेंगे वो हाथ खड़े करें, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए हाथ। तो कल की जो कक्षा होगी, अच्छा कुछ हाथ नहीं खड़े हुए हैं अभी तक, ठीक है। कल की जो कक्षा होगी उसमें आपको वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखिए पीडीएफ पीपीटी इत्यादि फोन में ही रह जाता है, लेकिन जो आप कलमों से कॉपी में लिख देते हैं, अंकित कर देते हैं, फिर वो आपके दिमाग तक पहुंच जाता है। इसको आप लिख लेंगे, मैं आगे चलूंगा। तो तनवीर अख्तर का नाम ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, क्या थे 2023 में? तो बिहार के, देखिएगा, बिहार के व्यक्ति हैं जो भारतीय जन नाट्य संघ, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के महासचिव नियुक्त किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ये राज्य के वरिष्ठ रंगकर्मी, रंगकर्मी मतलब होता है फिल्म स्टार, ठीक है, नाट्य निर्देशक, वो कुशल संगठन करता है। भारतीय जन नाट्य संघ इंडियन पीपुल्स थिएटर की स्थापना 25 मई 1943 को हुई थी। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा और हूबहू लिख लेंगे। अब लिखना कैसे है, तो 2 लाइन लिखेंगे इसमें आप। एक, कि भारतीय जन नाट्य संघ के महासचिव कौन बने थे 23 में। दूसरा, स्थापना कब हुई थी। 1943 भी यदि आपको याद रह गया तो मैं समझता हूं कि बहुत काम आ जाएगा। मैंने ऐसी कई परीक्षाएं दी हैं जिस परीक्षा में ऐसी ईस्वियां पूछी गई और उस समय में झटका लगा कि याद नहीं था, तो तुक्का लगा के आगे। ऐसा होता है कई बार, और अच्छे अच्छे विद्यार्थियों के साथ होता है जो वेरी सीरियस हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत हो जाती है। तो 2 बातें याद रखिएगा, एक तो नाम और दूसरा स्थापना। आगे चलेंगे। अगला है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन साइंस कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। इंडियन साइंस कांग्रेस का जैसे ही नाम आएगा तो प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा का नाम नहीं भूलेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनकी तस्वीर ये रही। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आप लोगों ने नहीं सुना है? देखिए, एक होता है बाल विज्ञान कांग्रेस और एक होता है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस। बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता होती है जिसमें स्कूल लेवल से शुरू करके और स्टेट और नेशनल लेवल तक जो टॉपर होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है ना, नए रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए, खोज के लिए। तो बच्चे उसी लेवल की खोज करेंगे। लेकिन जो असली वैज्ञानिकों का संगठन है, ठीक है, तो उसका एक सम्मेलन होता है, हर एक वर्ष एक सम्मेलन होता है, नाम ही है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस। उसमें विज्ञान के जो नवीनतम मुद्दे हैं उस पर चर्चा होती है और नए नए रिसर्च निकल कर सामने आते हैं, बाद में अखबारों में पब्लिश भी होते हैं। और फिर आगे, जैसे अभी एआई पर काम चल रहा है, तो अभी देखिएगा अभी जो रिसर्च आएंगे वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में होंगे, इसी सब पर चर्चा होती है। और फिर कई नई बातें सामने आती हैं जो जनमानस तक फिर पहुंचाया जाता है और आगे उस योजना पर काम भी किया जाता है। तो आगे चलेंगे, आप देख सकते हैं शिक्षाविद और वैज्ञानिक रंजीत कुमार वर्मा ने कोलकाता में इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। और याद रखिएगा कि वे पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और मुंगेर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रह चुके हैं। इतना नहीं भी याद रहे तो नाम याद रख लीजिएगा ना, क्या नाम है? वो कौन बताएंगे, कौन बने हैं महासचिव राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के? कमलेश कुमार? अभी भूल गए तो कैसे याद रखिएगा? तो मैंने क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, इतना भी याद रख लीजिए तो काफी है 1-2 साल तक। रंजीत कुमार, देखिए मैं फिर से दिखा देता हूं, दिख रहा है कि नहीं? रंजीत कुमार वर्मा, भूलना नहीं है, फोकस बनाए रखिए। ठीक है, करंट अफेयर्स ऐसी चीज होती है जो मैं तो समझता हूं यदि रिवीजन ना किया तो 10 दिन में साफ। और यही सबसे बड़ा टक्कर है परीक्षाओं में, यहां यदि कंपीट कर गए, आगे निकल गए तो सिलेक्शन हो गया। तो याद रखिएगा, नाम याद रख लीजिए, काफी है। कहाँ के कुलपति थे उसको भी भूल जाइए, वैसे पटना और मुंगेर को ध्यान में रख लीजिएगा। अब अगला तथ्य देखिए, पटना और किस शहर के बीच पर्यटकों के लिए गंगा नदी में रोडो वेजल जहाज का संचालन किया जाएगा।
तो रोरो वेसल जहाज पटना टू वाराणसी, गंगा नदी, याद रख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रोरो वेसल, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इस जहाज के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। वेसल जहाज का परिचालन गाय घाट से किया जाएगा। तो गाय घाट का नाम सबने सुना होगा, कहां पर है गाय घाट? पटना। इसका कारण यह है कि यहाँ IW, ठीक है, AI के रीजनल ऑफिस हैं, इंडियन वाटरवे के। और ध्यान रखिएगा कि जहाज में एक साथ 300 पर्यटक गंगा नदी में सैर कर सकेंगे। तो दो बातें मुख्य हुई, ठीक है। रोरो जो जहाज है, वेसल जहाज, वो पटना से बनारस चलेगा और कितना किलोमीटर जाएगा? जल्दी, कितना किलोमीटर? इतना समय लगेगा? अच्छा नहीं, इसको श्रुति के माध्यम से याद रखना है, सुनकर तुरंत याद रखिए। लिखा है कि नहीं लिखा? अच्छा, इसमें लिखा नहीं है, एक अंदाजे से बता दीजिए कितना किलोमीटर होगा लगभग पटना से वाराणसी? पर्यटक तो 300 हैं, कितना किलोमीटर होगा? कितना होगा आदित्य जी? 600 सा, थोड़ा ज्यादा कह दिया है, 350, मान लीजिए। अभी पूछ दे तो देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अंदाजे से लगा दीजिएगा। वैसे पूछेगा नहीं। पर्यटक की संख्या कितनी है इसमें, ये बताइए। 300। अब मैं पूछता हूँ, ज्योति जी आप बताइए, जहाज का क्या नाम है? जहाज का क्या नाम है? अभी बताए हैं। हो गया। कौन बताएंगे? अर्चना कुमारी। रोडो वेसल जहाज। देखिए, प्राचीन काल में जब गुरुकुल परंपरा चलती थी, तो ना ब्लैक बोर्ड था, ना व्हाइट बोर्ड था, ना ग्रीन बोर्ड था, कुछ नहीं था। अब तो ऑडियो विजुअल है, केवल ऑडियो था, सुनकर ही याद करना था, इसको नहीं भूलिएगा। और गुरुकुल परंपरा का जो काल रहा है, वो आधुनिक शिक्षा के परंपरा का जो काल रहा है, 100 150 साल, उससे कम से कम कई सौ गुना ज्यादा है। इतिहास के कालखंड को देखा जाए तो आधुनिक जो शिक्षा की परंपरा है, ये तो मुश्किल से 150 से 200 वर्ष पुरानी भी नहीं है अभी, और उतनी सफल भी नहीं है जितना सफल वो था। तो सुनकर यदि याद रख सकेंगे, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में क्या है? कम क्षमता है, आपकी मेमोरी पावर फिट है। आगे चलते हैं, याद रखने की कोशिश कीजिए, लिख तो लीजिएगा ही, इसके बाद कल पूछेंगे दोबारा। आगे चलते हैं, अगला है, बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार ड्रोन कैमरा से जंगली जानवरों का सर्वे किया जा रहा है? तो एक शब्द में याद रखेगा, कैमूर। चर्चा भी हो चुकी है। कैमूर के वन्यजीव अभयारण्य में ड्रोन कैमरा से सर्वे किया जा रहा है जानवरों का। कैमूर कहाँ है कहने की जरूरत नहीं है, जब बिहार विशेष पढ़ाएंगे तो नक्शे में दिखा देंगे। वैसे भी तत्काल याद रखिए कैमूर। अब एक क्वेश्चन पूछ लें इसमें, काजल जी आप बताइए कि बिहार सरकार ने दक्षिण बिहार के 4 जिलों को, ठीक है, जल का लाभ देने के लिए, पेयजल का लाभ देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? कल पढ़ाए थे। कौन बताएंगे पूरे ग्रुप से? क्या नाम था ज्योति जी? गंगा जल योजना। इसका एक और भी नाम था, गंगा उद्वह योजना भी था, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। अच्छा वरुण जी, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है बिहार में? कहाँ पर बना है? राजगीर। इस बीच में भी 4 दिन चर्चा हुई है इस चीज की, थोड़ा सा तैयारी को बनाए रखिए, ठीक है। देखिए, मैं कहता भी हूं कि ये साधना है, किसी तपस्या से कम नहीं है। इस देश में मुझे लगता है कि जितने जॉब्स में पद नहीं है, उससे अधिक कोचिंग संस्थान है आज के समय में। लेकिन पूरे देश के अध्यापकों को बैठा लिया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90 95% लोगों से पीटी नहीं निकलने वाला है आज के समय में। यही कारण है। ज्ञान होना अलग चीज है, और समझ रहे हैं, और स्कोर करना अलग चीज है।
ये आप सभी सहमत है कि नहीं इस चीज से? नॉलेज होना अलग चीज है, और परीक्षा में स्कोर करने का मतलब है कि उस समय में, उस रेस में आपसे बेहतर कोई नहीं था, जब तक आप उस पीक पर थे। तो एक समय होता है जब हम हर क्षेत्र में अव्वल होते हैं, उस दौरान जो परीक्षाएं पकड़ा जाती है सब में रिजल्ट आ जाता है, और फिर वही आप करंट छोड़ दीजिए, है ना? तो अभ्यास का बड़ा महत्व है। और अब तो आमने सामने, इसलिए तो हम 2A में है कि आमने सामने रटा जाए एक बार, फिर आप लिखिएगा, और यहाँ एक बार पढ़ने के बाद लिखिएगा तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन पूछते रहेंगे अभी। तो कैमूर को याद रखेंगे, पहली बार ड्रोन कैमरे से कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की तस्वीरें ली गई जानवरों की। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वैसे भी बाघ देश का राष्ट्रीय पशु है। कब बनाया गया था राष्ट्रीय पशु, ये कौन बताएंगे? बाघ को। और बाघ परियोजना कब चली थी? जल्दी बताइए। 72? उल्टा बोल दिया आप लोगों ने। मेरे ख्याल से पहले बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था 1972 में, और 73 से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो एक बार देख लीजिएगा। वैसे आप दोनों के उत्तर सही हैं, एक साल का ऊपर नीचे है, एक बार कंफर्म कर लेंगे इसको। जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया था, और 73 में बाघ परियोजना चली थी। एक बार देख लीजिएगा, लेकिन सही है उत्तर। आगे चलते हैं, इसको देख लेंगे। इस अभ्यारण्य में 2020 में पहली बार बाघ को विचरण करते हुए कैमरा ने कैद किया। माने एक बाघ है जो विचरण कर रहा है, और कैमरे ने कैद किया। इतना ना भी याद रखिए, तो कैमूर को याद रखिए। हाँ, पूछना है कुछ? मैंने सही कहा ना? क्योंकि मेरे माइंड में वही है कि 72 में बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया, और 73 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे। अब देखिए, ये जो मर्चा धान है, मैं देख पा रहा हूं कि अभी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। क्या है उसको देखते हैं। किस जिला में उत्पादित चूड़ा को, चूड़ा समझते हैं ना? ठीक है, जीआई टैग दिलाने की योजना बनाई गई। तो पश्चिमी चंपारण, देखिएगा इस पर एक स्लोगन है, चंपारण किसान मर्चा धान। मर्चा धान बराबर पूछा जा रहा है, जीआई टैग की बात हो रही है, तो याद रखिएगा। पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मर्चा धान के चूड़ा को जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही बिहार के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है। अच्छा, जीआई टैग मैंने लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है इस बार? किस किस चीज को मिला है? नहीं लिखवाया है, कोई बात नहीं, उसको एक दिन लिखा देंगे। जैसे मुजफ्फरपुर की शाही लीची, जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखिएगा। मर्चा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। मगही पान को जीआई टैग मिला हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भगवान महावीर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो देखिए, जो समझदार लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। अब पूछ लेते हैं क्वेश्चन। कई अभ्यर्थी आज हैं। पंकज जी, आप बताइए कि महावीर का जन्म कब हुआ था? जल्दी। वेरी गुड। तो ठीक है, अब एक बार देखिए, एक तो जोड़ के निकाल सकते हैं, और वैसे 2621वां, तो याद रखिएगा, 2621वां। ठीक है, आगे चलेंगे। 4 अप्रैल 2023 को महावीर जयंती मनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार के कुंड ग्राम में हुआ था। यह रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं है, सबको याद होगा। अब एक प्रश्न पूछ लेते हैं। अ, एक प्रश्न कौन, कोई भी बता सकते हैं? जो केबीसी का सिद्धांत है जैन धर्म में, उसका फुल फॉर्म बताने वाले अभ्यर्थी हाथ खड़ा करें पहले। हाँ, एक, दो, हाथ खड़े हुए हैं, बता दीजिए कोई भी।
नॉलेज बिलीव इन कैरेक्टर, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक चरित्र को ध्यान रखेंगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन वरुण जी, आप बताएंगे कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? हाल में चर्चा हुई है। पंकज जी, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। छोटू जी, बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन से हैं? वेरी गुड, बुद्ध धम्म और संघ। याद रखिएगा, नहीं भूलेंगे इस सबको। कॉपी को थोड़ा सा देखते रहिए। आगे चलेंगे। बिहार के किस जिला में कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.16 पहली बार पाया गया? 23 में पटना में पाया गया था, याद रखिएगा। और IGIMS पटना के जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में ओमिक्रॉन परिवार की इस सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसको याद रखेंगे, पटना में मिला था। इसका इन्फेक्शन रेट अधिक है, लेकिन संक्रमण गले के नीचे जा रहा है। खैर, इसको भी छोड़ देंगे, तो पटना याद रखिएगा केवल। अगला पॉइंट, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार बालिका टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है बैडमिंटन में 2023 में। महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर में 1 से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको ध्यान रखिएगा कि प्रज्ञा भारती ने राज्य को कांस्य पदक दिलाकर जिले का मान बढ़ाया है। प्रज्ञा भारती, नहीं भूलेंगे। हाल ही में बिहार के किस जिला के कुंडलपुर महोत्सव 2023 का, किस जिला में कुंडलपुर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो नालंदा, याद रखिएगा। अब यहां दिया हुआ है कि नालंदा जिले में स्थित नंद्यावर्त तीर्थ स्थल पर, ठीक है, कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन हुआ था। और इस महोत्सव में लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी शामिल हुई। इस सब को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय में खिलाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? 38 के 38, क्योंकि सरकार का खेल पर बहुत जोर है। इसी कड़ी में राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री खेल योजना के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 14 खेलों में ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जा रही है। इसको ध्यान रखिएगा। राज्य में जातिगत जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू किया गया? तो 15 अप्रैल 2023 से। ये चर्चा भी हो चुकी है, बख्तियारपुर से नीतीश कुमार जी ने किया था। बस ध्यान रख लीजिएगा इसे। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 3 लोग हैं इसमें, उनके नाम देख लीजिए। देखिए, कपिल देव प्रसाद, सुभद्रा देवी, ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी है सुपर 30, जिसमें अभिनेता कौन है? ऋतिक रोशन है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका 1 अप्रैल 1949 को, आजादी के ठीक 2 साल के बाद, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और याद रखेंगे कि 75वां वर्षगांठ CM ने भी हाल ही में मनाया है। और उस समय में, आज से 1 साल पहले, अतुल प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में एक दूसरे अध्यक्ष हैं। कौन है वर्तमान में? मनु भाई परमार। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। आगे यदि कोई अध्यक्ष और बदल जाए तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा, पूछ सकता है। BPSC के चेयरमैन के बारे में इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि BPSC राज्य का सबसे बड़ा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। इसको ध्यान रखिएगा। वो तो रहता ही है, इसमें कोई कसर नहीं है। इसीलिए कहते हैं किसी राज्य में सभी पैरामीटर्स को जब देखा जाता है तभी उसे विकसित राज्य घोषित किया जाता है। और आज भी पूर्वांचल इस दिशा में क्या है? उपेक्षा का शिकार है। आगे चलते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC, ठीक है, का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो अवर सेवा आयोग वही है जो इसकी भर्ती करता है, दरोगा का, ठीक है, पुलिस इत्यादि की भर्तियां करता है। ग्रुप B लेवल के पदों की नियुक्ति करता है राज्य में पुलिस सेवाओं में। तो इसके चेयरमैन 23 में KS द्विवेदी बने थे।
याद रखिएगा, बस नाम याद रख लेंगे और कुछ नहीं याद रखना है, बाकी वैसे ही संज्ञान के लिए देख लेंगे। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल, अब इसको देखिएगा, पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में खोले जाने की घोषणा की गई है? उत्तर होगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर वन अरण्य, शेरपुर में, अरण्य माने जंगल, शेरपुर में बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा। वन्यजीव को रेस्क्यू के बाद 15 दिन तक अस्पताल में रखकर पूरी तरह स्वस्थ होने तक क्या किया जाएगा? रखा जाएगा, फिर उसको जंगल में उसके अधिवास क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। अब इसमें जैसे कहीं बाघ पकड़ा गया, कहीं चीता पकड़ा गया, अथवा सामाजिक बस्तियों में पकड़ा गया, उसको भी उठाकर यहाँ क्या करेंगे? रखेंगे, फिर बाद में जंगल में छोड़ सकते हैं। जंगल में यदि किसी जीव का स्वास्थ्य खराब हो गया, उसके लिए भी ये बनाया गया है। ठीक है, बस ध्यान में रख लेंगे इसे। मुजफ्फरपुर में पहला हॉस्पिटल खोला जाएगा जानवरों के लिए, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसको ध्यान रखेंगे। वैसे भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, वर्ल्ड की, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल है। और इस कड़ी में दिल्ली के चुनाव को नहीं भूलेंगे। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 48, 48। हाँ, 22 आम आदमी पार्टी को मिली है। अब बिहार विधान परिषद में कितने हैं, कितनी सीटें हैं? 75, इसको ध्यान रखिएगा। और बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटों पर चुनाव होता है। बहुमत के लिए 123 सीटें चाहिए होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, किस वास्तुकला से निर्मित उत्कृष्ट निर्माण के लिए बिहार को विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा इंडो इस्लामिक वास्तुकला। क्या है उसको देखिए। दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार से सम्मानित अंजुमन इस्लामिया हॉल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अंजुमन इस्लामिया हॉल, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस जिले में स्थित बिहार पुलिस एकेडमी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के पुरस्कार से सम्मानित किया है? उत्तर होगा नालंदा। दोबारा देखिए, किस जिले में स्थित बिहार पुलिस एकेडमी को सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ने श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान बताया है? तो पुलिस अकादमी कहां का है? नालंदा का है। और बाईपाड कहां पर है? बाईपाड। और दूसरा ब्रांच राजगीर में है। ठीक है, बाईपाड का काम है जो बिहार के बीपीएससी से चयनित प्रशासनिक अधिकारी हैं। ठीक है, तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, तो वो प्रशिक्षण देता है। जैसे आईएएस का प्रशिक्षण लवासना में होता है, लाल बहादुर शास्त्री में, उस तरह से बाईपाड समझिए बिहार में पीसीएस अधिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। राज्य के किस जिले के मोतीपुर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो मुजफ्फरपुर में ही मोतीपुर है, इसको याद रखिएगा। और यहां पर इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। और ध्यान रखेंगे, इथेनॉल का प्रयोग कहां किया जाता है? कौन बताएंगे? आजकल जो पेट्रोल मिलता है उसमें इथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है, बढ़ाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान रख लेंगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट में चलें। बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि का कार्यक्रम चलने की घोषणा की गई है? तो 17 जिले। अब इसको समझ लीजिए, पहले राज्य के 12 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था, लेकिन अब इसमें 5 नए जिलों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना पर साल भर में 5 करोड़ रुपए का बजट है जो खर्च किया जाना है। और ध्यान रखिएगा, वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम, तो ये निश्चित रूप से वैसे ही जिले हैं जो हिमालय की पट्टी वाले क्षेत्र में हैं।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जहां वर्षा की प्रचुरता है। आगे चलेंगे। हाल ही में पटना मेट्रो के लोगों का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, मोइनुल हक स्टेडियम में। इसको याद रखिएगा। पटना मेट्रो के लोगों के लिए बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, मुंबई समेत देश भर से करीब 7500 डिजाइन आई थी, सजेशंस आए थे। 7500 में से एक लोगों का चयन किया गया है तो पटना मेट्रो का बनेगा। इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, पटना मेट्रो जैसे दिल्ली मेट्रो का जो संगठन है उसका नाम है डीएमआरसी, तो पटना मेट्रो का क्या नाम है? पीएमआरसी, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसको ध्यान रखिएगा। अभी पटना जाएंगे आप हाल में तो देखिएगा कि पटना में सब तरफ अभी काम चल रहा है मेट्रो का। भारतीय मजदूर संघ का 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में किया गया। इतना ही याद रख लीजिए, इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बिहार का पहला और देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो हाजीपुर में की गई है। याद रखिएगा, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान हाजीपुर में है। इसको याद रख लेंगे केवल। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में भूकंप के हल्के झटके के अध्ययन के लिए कितने जिलों में यंत्र लगाए जाएंगे? तो 10 जिलों में। अब इसको समझ लीजिए। पटना साइंस कॉलेज परिसर में इसका रिसीविंग स्टेशन बनकर तैयार है और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यंत्र खरीदने के बाद इसे धरती की सतह के नीचे स्थापित किया जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि वर्तमान में जो सबसे नवीनतम सिद्धांत है कि भूकंप क्यों आता है, वो टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत है। प्लेट समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कोई डिफाइन करें कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं। हम भूगोल में पढ़ेंगे। देखिए, मोटे तौर पर आप यह याद रखिए कि हम देश की सीमा को बांट सकते हैं लेकिन हम महादेश को नहीं बना सकते। जैसे एशिया, यूरोप, ये सब एक प्लेट हैं। तो जब ये प्लेट तरल पर तैर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, तरल मतलब नीचे पानी है और ये प्लेट तैर रहे हैं उस पर, तो क्या होता है कई बार कि जब दो प्लेट नजदीक आ जाते हैं तो भीषण टक्कर होती है जिससे भूकंप आता है। इसको याद रखिएगा। और भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से। और जिस स्केल पर नापते हैं, मैं बताता हूं, यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है और उस यंत्र में जो स्केल लगा है उसका नाम है रिक्टर स्केल। इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक फर्क है दोनों में। आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को कितनी राशि सब्सिडी देने का फैसला किया? 13,114 करोड़। ध्यान रख लीजिएगा, ये सब्सिडी मिलेगी। हम वैसे बजट में भी इसको पढ़ चुके हैं। बिजली देखिएगा यहां पर कि देश में सबसे महंगी बिजली बिहार को मिलती है जो कि 5.82 पर यूनिट है, जबकि सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र को 4 रुपया 32 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है। सबसे महंगा बिहार को ही मिलता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये चुनौती है बिहार के साथ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में अवस्थित लौह अयस्क की नीलामी करने का फैसला किया है? तो उत्तर होगा जमुई। याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है? सर क्या होगा? अंजनी कुमारी। अब इसको देख लीजिए। जमुई जिले की अंजनी कुमारी जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा 2023 में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। ये पिछले साल की बात है और उनका चयन 2023 में होने वाले एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए भी हुआ था। अंजनी कुमारी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देश में नीरज चोपड़ा को नहीं भूलिएगा। जैवलिन थ्रो में बड़े बड़े अवार्ड्स हैं नीरज चोपड़ा के नाम से। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितना % जल
स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। तो याद रखिएगा बिहार में लगभग 50%, 49.8, यानी तकरीबन आधा आधा 50% क्या है, सूखा की चपेट में है। देश के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने जल स्रोतों की गणना की है, इसको भी ध्यान रखेंगे 2023 में। और बिहार में 45,793 जल स्रोतों में 95.7% ग्रामीण इलाकों में और बाकी लगभग 4.25% शहरी इलाकों में है। आप इस आंकड़े को नहीं भूलिएगा कि लगभग बिहार में 49.8% का जो क्षेत्र है वो क्या है, सूखा और अतिक्रमण की चपेट में है। 50%, इसको नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए एक यूनिट बनाने की घोषणा की गई है? मुजफ्फरपुर और भागलपुर। इस सबको ऐसे ही ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं, जवाब देने के लिए तैयार रहिए। जिनको आता हो सबसे पहले बता देंगे। बिहार के किस जिले में वन्यजीव अस्पताल खोलने की बात कही गई है? वेरी गुड, मुजफ्फरपुर, बहुत बढ़िया। अभी हमने चर्चा भी की थी। ठीक है, और पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के महासचिव? वेरी गुड, रंजीत कुमार वर्मा। ठीक है, ये कहाँ के कुलपति थे इन दो जगहों के? और पटना और मुंगेर के। मुंगेर के, चलिए आपको याद हो रहा है। अब देखिए श्रुति के माध्यम से आप याद कर पा रहे हैं। सुनने से जो याद हो जाएगा वो बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो डीएनए परीक्षण के लिए जो लैब बनेगा वो मुजफ्फरपुर और भागलपुर में बनेगा, इतना याद रख लीजिएगा। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। हाल ही में देश भर में हुई गरुड़ों की, ईगल्स की गिनती के अनुसार बिहार में कितने गरुड़ हैं? तो बिहार में 720 गरुड़ हैं। और यह ऐसा पक्षी है जो विलुप्त हो रहा है। इसको क्या करना है? बचाना है। यह रेड डाटा सूची में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी संख्या घटती जा रही है और रेड डाटा बुक का रंग काला होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह पूछा गया प्रश्न है। ज्योग्राफी में जब अभ्यारण्य पढ़ाएंगे तो वहां इसकी चर्चा करेंगे कि रेड डाटा बुक किस रंग का होता है, तो वो किताब काली रंग की होती है, ब्लैक कलर। और हवाई जहाज में जो क्या लगा होता है सुरक्षा के लिए? ब्लैक बॉक्स, जो दुर्घटना के बाद की स्थितियों को बताता है कि दुर्घटना कैसे हुई थी। तो ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है, इसको नहीं भूलिएगा। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है और रेड डाटा बुक काले रंग का होता है। तो थोड़ा सा क्या है, नाम में और रंग में भिन्नता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी किस वन्यजीव अभयारण्य का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया गया? कैमूर। और कैमूर में कौन सा जानवर रखा गया है सबसे अधिक? बाघ। ठीक है, याद तो हुआ है, तो याद रखे रहिए इस तरह से। ईगल को हमने देख लिया है, संकटग्रस्त पक्षियों में है, इसको भी देख लिया है। ठीक है, 720 गरुड़ हैं बिहार में, याद रखिएगा। हाल ही में खबरों में रही वैवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैवहारगिरी नालंदा में है। और ध्यान रखिएगा, नालंदा के राजगीर में स्थित वैवहारगिरी पर्वत श्रृंखला में 16 अप्रैल 2023 को पहली बार भीषण आग लगी थी, तो नहीं भूलेंगे, अखबारों में आया था। वैवहारगिरी पर्वत श्रृंखला एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहां कई दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटियां और वनस्पति भी मौजूद है। अब जानते हैं, पूछा होगा उस साल यदि किसी परीक्षा में वैवहारगिरी, तो बहुत अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार नाम सुना होगा, जिन्होंने अखबार नहीं देखा होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पंकज जी, आप बताइए कि मरचा चावल बिहार के किस जिले में बसता है? फंस गए। पश्चिमी चंपारण, है ना। चंपारण की शान मरचा धान, अभी बताए थे। थोड़ा ध्यान देंगे, भूलेंगे नहीं। आगे चलें। हाल में बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया? तो गोपालगंज, थावे। अब देखिए फोटो भी है उसका, थावे महोत्सव।
पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग ने 15 और 16 अप्रैल को इसका आयोजन करवाया था। उस टाइम में चूंकि तेजस्वी यादव थे तो डिप्टी सीएम, तो उन्होंने क्या किया था, उद्घाटन कर दिया था। बिहार सरकार ने, पूछिए, कुछ पूछना है? वरुण जी, आपका माइक ऑन है, एक बार देख लीजिए। हाल ही में बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, अब किसके नाम पर है लोहिया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, याद रखेंगे। तो लोहिया स्वच्छता अभियान का निष्पादन जो किया, तो कितनी राशि जारी की? तो 603 करोड़ जारी किए हाल ही में, इसको याद रखेंगे। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छता को मिलाकर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान क्रियान्वित हो रहा है, और इसके लिए 603 करोड़ का भी बजट है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में क्या करना है, शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य है, मिलता है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव रजिस्ट्रार को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, पूर्णिया विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं उनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 दिया गया, जिनका, और ध्यान रखिएगा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो कुल सचिव हैं डॉक्टर घनश्याम रॉय को अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में हुई थी, इसको याद रखिएगा, ये बहुत नया आंकड़ा है, 2018। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, कोई बताएं कि बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी, किस तारीख को, किस ईस्वी में हुई थी? वेरी गुड, ठीक है, 1 अप्रैल 1949। आगे चलें। गूगल से ज्यादा वर्षों के कैलेंडर याद रखने हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति का नाम इंडिया ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? तो याद रखिएगा, अभय कुमार। गूगल से भी आगे तक का कैलेंडर इन्होंने याद रखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और वैशाली जिले के गाजीपुर के अभय कुमार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुख्य संपादक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। आप उतना ना भी याद रखें तो अभय कुमार को याद रखिएगा, जो गूगल से भी आगे चले गए कैलेंडर के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? 2023 में 45 छात्रों का चयन हुआ था इसरो के लिए, युवा छात्रों का। 10वीं कक्षा में पढ़ रहे इन छात्रों को इसरो की ओर से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर बुनियादी ज्ञान के लिए क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, इसके लिए चुना गया है। और छात्रों को प्रशिक्षण के लिए 15 से 26 मई 2023 तक इसरो के देश भर के विभिन्न 7 केंद्रों में भेजा जाएगा। तो यह योजनाएं इसलिए चलाई जाती हैं ताकि जो स्कूल कॉलेजेस के बेहतरीन विद्यार्थी हैं उनको अंतरिक्ष सेवाओं की तरफ क्या किया जाए, उनका ध्यान आकर्षित किया जाए, ताकि आगे चलकर वो इन क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दे पाएंगे। तो ये सब ऐसे ही देखने की का तथ्य है, देखने लायक तथ्य है। आगे चलें। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है? एक व्यक्ति को बिहार में 400 ग्राम दूध नसीब हो रहा है अभी, औसतन। इसको ध्यान रखिएगा, 400 ग्राम। देश की बात करें भारत में, तो प्रति व्यक्ति 444 ग्राम दूध उपलब्ध हो रहा है अभी, देश स्तर की बात करें तो। इसको भी ध्यान रखिएगा। एक बार दोबारा बताइए। देखिए, ये सारे के सारे डेटाज देखिएगा साल में कभी न कभी अखबारों के माध्यम से पब्लिश होते रहते हैं, और कोई ना कोई एजेंसी होती है इसके लिए। जैसे भारत सरकार में देखिएगा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वह ये डेटा जारी करता है प्रत्येक साल, ठीक है, कि कितना दूध मिल रहा है, कितनी कैलोरी मिल रही है। जैसे आप देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को 2400 कैलोरी ऊर्जा रोज चाहिए, और शहरी क्षेत्र के एक व्यक्ति की आवश्यकता 2100 कैलोरी है। तो आज कितना मिल रहा है, औसत कितना मिल रहा है, दूध कितना जा रहा है, तो ये सब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट्स के हिस्से हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप थोड़ा देखते रहेंगे तो आपको ये सब दिख जाएगा। और इस सब को देखने के बाद यह पता चलता है कि अखबारों में क्या पढ़ना चाहिए, है कि नहीं है? आता है, लेकिन हाँ, उसको देखिए। और भास्कर के अलावा भी
अन्य स्रोतों को भी, जैसे पीआईबी न्यूज़ है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसको भी देखिए। कई मंत्रालयों के रिपोर्ट पब्लिश होते रहते हैं, वेबसाइट खोल खोल के देखते रहिए, उसको भी देखिए। कई ऐसे आंकड़े निकल आते हैं, जैसे आप देखिएगा कि जो राष्ट्रीय महत्व के आंकड़े हैं, आपको पता चल जाएगा पर तैयारी करने के साथ साथ, कि जैसे कैलोरी की बात हो गई। उसके बाद देखेंगे आपकी, जैसे दूध के मामले में यहाँ आंकड़ा आ गया, औसत उम्र की चर्चा होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होती है, एसडीजी की चर्चा होती है। तो ये जो पूरे संसार को प्रभावित करने वाले तथ्य हैं, उस पर हमारी दृष्टि बनी रहनी चाहिए। और फ्लो फ्लो में यदि देखते रहेंगे तो याद रहेगा। और ऐसे प्रश्न यदि याद रहें तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई कितना भी तैयारी कर ले, लेकिन यदि करंट नहीं पड़ता हो, उस अभ्यर्थी को आप 10 से 15 नंबर से कुचल कर आगे निकल जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे। और यही होता भी है परीक्षाओं में। जिनके पास करंट की शानदार तैयारी होती है, वो स्टैटिक में बराबरी कर लेते हैं, करंट से आगे निकल जाते हैं। आगे चलेंगे तो ये आपने देख लिया है। शेष आंकड़ों को ना भी याद रखें तो चलेगा। बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप बनी? तो अररिया, अररिया की टीना झा, इसको याद रखिएगा। फारबिसगंज शहर की निवासी, ठीक है। और इनको ताज किसने पहनाया? तो डायना हेडेन ने पहनाया था 23 में। बस एक बार नाम याद रख लेंगे तो काफी है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 दिया गया? तो सीतामढ़ी, कभी नहीं भूलिएगा। इस पुरस्कार के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश के 976 पंचायतों का चयन किया गया था, जिसमें बिहार की 51 पंचायत शामिल हैं। 17 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। तो याद रखिएगा कि सीतामढ़ी को यह पुरस्कार मिला है। और इसके पहले खुले में शौच को रोकने में सीतामढ़ी क्या था, आज से 2-3 साल पहले नंबर 1 पर चला गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। अभी भी है। कुछ कहना चाहते हैं छोटू जी? हाँ, देख लीजिएगा। और रंजीत कुमार सिंह के समय में ऐसा हुआ था, जब वो आईएएस अधिकारी थे, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे। तो जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसको ध्यान देते रहेंगे उस पर। आगे चलेंगे हम। हाल ही में बिहार में किसे नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो बबीता कुमारी, नायिका पुरस्कार 2023। अब क्यों किया गया तो देख लीजिए। महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से पटना में एक समारोह में इनको दिया गया। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विष्णुपुर, ठीक है, बघनगरी पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला था। बबीता कुमारी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, नहीं भूलेंगे इसको, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिले में देखिएगा, सकरा विशुनपुर बघनगरी पंचायत की मुखिया है, स्वच्छता के लिए मिला है। अब इसको देखिए, नीति आयोग के द्वारा फरवरी 2023 की जारी चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के ओवरऑल सेगमेंट में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? शून्य दिया हुआ है। एक बार इसको हम चेक भी कर लेंगे बाद में। दोबारा से पढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा फरवरी 2023 की जारी चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार के कितने जिले शामिल हैं? शून्य नहीं होना चाहिए इसका, कुछ जिले तो थे इसमें, तो मैं ठीक करवा देता हूँ। देखिए, एक तो शेखपुरा है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर में शून्य, हाँ मैंने लिखवाया भी था ये। शेखपुरा को नहीं भूलिएगा, इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको काट के ठीक कर दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है वहाँ पर। और इसमें शेखपुरा 1 नंबर पर रहा था। और 13 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, चैंपियन ऑफ डेल्टा वाले में रैंकिंग में शामिल थे, नहीं भूलिएगा इसको, बस देखते रहिएगा। हाँ हाँ, सबसे शिक्षित जिला भी शेखपुरा ही है, तो शेखपुरा 1 नंबर पर में था। और 13 डिस्ट्रिक्ट को इसमें लिया गया था, जिसमें शेखपुरा टॉपर रहा।
इसको नहीं भूलिएगा। और पूरे देश की बात करें तो 112 जिलों को इसमें कंसीडर किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको काट के 13 बना देंगे, जहां 0 लिखा हुआ है 13 कर देंगे इसको, ये मिसप्रिंट है। राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, पुस्तक का विमोचन। अब इसको नहीं भूलिएगा। एक पुस्तक मैंने नीतीश कुमार के बारे में लिखवाया था, जो कुमार वरुण ने लिखा था। अब दूसरा देख लीजिए, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार के 41वें राज्यपाल ने किया। इसको याद रख लीजिएगा, इस पुस्तक का विमोचन। और ध्यान देंगे, इस पुस्तक की लेखिका भारतीय राजनीति की डॉक्टर उषा विद्यार्थी है। उषा विद्यार्थी ने मोदी जी पर किताब लिखी है, तो ध्यान रखेंगे। 5 अप्रैल की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो शुद्ध पेयजल के मामले में समस्तीपुर को रैंक 1 मिला है बिहार में। इसको आप याद रखेंगे, समस्तीपुर। केंद्र सरकार की पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत यह रैंकिंग जारी की जाती है। इसको बस पढ़ लीजिएगा। समस्तीपुर इसमें महत्वपूर्ण है। दूसरे स्थान पर शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल, और चौथे पर कौन है? बांका जिला है। बाकी ना भी याद रहे तो समस्तीपुर और नंबर 2 पर शेखपुरा को ध्यान रख लेंगे, महत्वपूर्ण है शुद्ध जल में। हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा रोड मैप लागू हुआ है? तो बता दिए थे, 1 अप्रैल 2023 से बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई है। ठीक है, और उसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी योजनाएं हैं उसके अंदर, जो 2028 तक चलेगा लगभग। अब इसमें लिखा भी हुआ है मार्च 2028 तक चलेगा। कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। और ध्यान रखेंगे कि जो डेमोग्राफी है, जो जनगणना है, वो प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होती है। ये तो सबको पता होगा कि जनगणना 10 वर्षों पर होती है। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिनको पता हो, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले 1872, लॉर्ड मेयो। ठीक है, और नियमित जनगणना कब हुई? वेरी गुड, लॉर्ड रिपन 1881। इसको भी ध्यान रखेंगे। और कृषि जनगणना 5 वर्षों पर होती है। अभी चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के निर्जला कुमारी को क्या मिला? सिल्वर मिला। याद रख लीजिएगा इसको, निर्जला कुमारी को कुश्ती में सिल्वर मिला है, बेगूसराय की है। और 49 किलोग्राम के वर्ग में मिला है, कर्नाटक को हराकर। याद रखिएगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो जाहिर सी बात है कि जिस राज्य से सभी लोग पलायन करते हों, उस राज्य का स्थान तो बेहतर होगा नहीं, तो टॉपर ही होगा। तो एक को छोड़कर दूसरे पायदान पर है, सेकेंड रैंक है असंगठित क्षेत्र के मामले में। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, कौन बताएंगे? असंगठित क्षेत्र क्या होता है? असंगठित, जैसे इस तथ्य को ध्यान से देखिए पहले, महत्वपूर्ण है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो सबसे अधिक असंगठित क्षेत्र है ना, यूपी के बाद क्या है? नंबर 2 पर बिहार ही है। इसको ध्यान रखिएगा। असंगठित होता क्या है, ये बताइए। कौन बताना चाहेंगे? अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, आदित्य जी की बात पहले सुन लेते हैं। आदित्य जी दोबारा बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, बिल्कुल सही उत्तर है। मैं एक बार इलेबोरेट करता हूँ। हाँ ठीक है। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं अर्थशास्त्र पुस्तक में देखिएगा, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक पहला चैप्टर है, उसमें क्लियर इसमें अंतर दिखाया गया है। कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक में बेसिक फर्क यह है कि संगठित क्षेत्रक में जॉब की सिक्योरिटी होती है, लेकिन असंगठित क्षेत्रक में जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। सरकारी नौकरियां
संगठित क्षेत्रक में है। डीएवी स्कूल में कोई अध्यापक संगठित क्षेत्रक में है, लेकिन एक रिक्शा वाला, एक फेरी वाला व्यक्ति, एक प्राइवेट नॉन रजिस्टर्ड स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, ये सब क्या है? असंगठित है। संगठित क्षेत्रक में पेंशन, हेल्थ की सुविधाएं, समय पर नियमित वेतन, इंक्रीमेंट इत्यादि मिलते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्रक में इन सब चीज़ों का अभाव पाया जाता है। यही सब अंतर होता है। तो अब समझ गए आप? असंगठित का मतलब होता है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसी, हाँ बताइए। आजकल, हाँ वही है। तो जो असंगठित क्षेत्रक हैं, असंगठित क्षेत्रक की संख्या उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा है। बिहार में लोग क्या कर रहे हैं? जॉब मुट्ठी भर है। तो देखिएगा कि जैसे कोई अपना ऑटो चला रहा है, तो थोड़ी ना संगठित में आ जाएगा, वो असंगठित में है। उसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है, कब डूब जाए। लेकिन वही यदि किसी कंपनी के अंदर में ऑटो चलाता तो संगठित में आ जाता, जिस सुविधा का अभाव है। ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश असंगठित में एक नंबर पर है पूरे देश में, और बिहार का दूसरा स्थान है। इसीलिए पूर्वांचल से सबसे अधिक माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, और लोग दूसरे राज्यों में जाकर कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ध्यान रखिएगा। राज्य के अब तक 2,85,00,000 कामगारों का निबंधन हो चुका है। यह तो खैर बहुत छोटा सा आंकड़ा है। ठीक है, शेष कामगार आज भी अनिबंधित हैं बिहार जैसे राज्यों में, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब तो एक अच्छी चीज़ हो चुकी है, देखिएगा कि रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है हर साल। आप देखिएगा, और उसमें भी उस माध्यम से कुछ रोजगार मिल जाता है, अन्यथा पहले तो यह भी नहीं होता था। और इस कड़ी में कृषि के क्षेत्र में आप पढ़ेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार बहुत अधिक होते थे लोग उन क्षेत्रों में। प्रच्छन्न बेरोजगारी समझते हैं क्या होता है? क्या होता है, कौन बताएंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये सही उत्तर है। वेरी गुड। मतलब ये है कि जहां 2 लोगों की आवश्यकता है, वहां बिना मतलब के 5 लोग काम पर लगे हुए हैं। कहने को तो सब रोजगार में है, लेकिन 3 लोगों की कोई जरूरत नहीं है। 3 लोग बिना मतलब के लगे हुए हैं, अतिरिक्त हैं। इस बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ असंगठित क्षेत्रक होंगे, वहाँ इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। आप बिहार में कृषि को ही देखिएगा, कृषि तो खैर सभी राज्यों में ऐसे ही है। जो मजदूर उसमें कृषक का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका कोई भविष्य नहीं है। जब तक उनके ऑनर ने रखा हुआ है तो रखा हुआ है, जब चाहा तो हटा दिया। ये सब चुनौतियां हैं राज्य के साथ। ध्यान रखेंगे, बिहार दूसरे स्थान पर है इसमें। भारतीय निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए बिहार में स्टेट आइकन किसको बनाया? कभी नहीं भूलिएगा, मोनिका दास। ठीक है, फिर पढ़ के सुनाता हूं एक बार, देखिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय, ट्रांसजेंडर समझते हैं तो आप क्या बोलते हैं? थर्ड जेंडर। उस समुदाय का जो सहभागिता होना है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? स्टेट आइकन मोनिका दास को बनाया है। पढ़ लीजिए इसको। मोनिका दास पहले ही बिहार के चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में योगदान करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला के रूप में रिकॉर्ड निभा चुकी है। पीठासीन अधिकारी को इंग्लिश में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, जो चुनाव का मुख्य डेस्क संभालता है। और ध्यान रखेंगे, इसके साथ ही 30 साल की मोनिका दास ने देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनकर इतिहास रच चुकी है। ठीक है, तो मोनिका दास को आपको बिल्कुल ही नहीं भूलना है। ट्रांसजेंडर के लिए इसे सरकार एक एम्बेसडर के रूप में इस्तेमाल कर रही है, राजदूत के रूप में इस्तेमाल कर रही है, ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय भी विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। आगे चलते हैं। अगला है, राज्य सरकार द्वारा विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक के शिक्षा ऋण की घोषणा देने की गई है? तो 50 लाख, 50 लाख तक मैक्सिमम एजुकेशन लोन उन छात्रों को मिल सकता है जो विदेश से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके तहत देश के अंदर बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए 10 लाख, सामान्य शिक्षण संस्थानों के लिए 4 लाख का लोन मिल सकता है मैक्सिमम।
सामान्य के लिए 4, विशेष के लिए 10 और विदेश के लिए 50 लाख तक। आगे चलेंगे। सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अधिक छात्रपरक बनाने के लिए इसकी ऋण सीमा में बढ़ोतरी का फैसला भी किया है। यार इसको ऐसे ही याद रख लेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार लोगों को कानूनी सहायता देने में बिहार का रैंक क्या है? 16वां रैंक है देश में, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। हम 16th रैंक पर हैं देश में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार। अब देखिए कैसे। रिपोर्ट में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे 18वां स्थान दिया गया था, जिन राज्यों ने भाग लिया था, जिनका सर्वे हुआ है, और हमारा उसमें 16वां स्थान है। यानी हमारी स्थिति क्या है? ठीक नहीं है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को 2019 में टाटा ट्रस्ट ने आरंभ किया था, और यह इसका तीसरा संस्करण है 2022 में। हाल ही में बिहार के किस जिले में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की घोषणा हुई है? तो याद रखिएगा कि जिस तरह से राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कही जा रही है, उस तरह से भागलपुर में बैडमिंटन को लेकर क्या है, सरकार बहुत सक्रिय है, और बैडमिंटन एकेडमी खोलने का प्रावधान है भागलपुर में। भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद बिहार के बैडमिंटन प्रशिक्षकों को अपनी एकेडमी में क्या करेंगे? प्रशिक्षित करेंगे। और बीएसएसए और गोपीचंद एकेडमी मिलकर भागलपुर में क्या कर रहे हैं? एक एकेडमी का निर्माण कर रहे हैं। जैसे आप देखिएगा साउथ इंडिया में शतरंज की एकेडमी का निर्माण किया गया है, जहाँ से डी गुकेश अभी एक ऐसे खिलाड़ी बनकर उभरे जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप अपने नाम किया और भारत का नाम क्या किया? रोशन किया। इसके पहले विश्वनाथन आनंद भी थे, जो 5 साल तक वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे भारत से चेस के क्षेत्र में। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि हमने अप्रैल 2023 के लगभग मुख्य बिंदुओं को, जो बिहार की पृष्ठभूमि में, बिहार की परीक्षाओं की पृष्ठभूमि में अपना महत्व रखते हैं, ऐसे प्रश्नों का हमने रिवीजन कर लिया। अब एक बार पूछताछ हो जाए, देखते हैं कि कितने लोगों को याद हुआ है। सभी लोग तैयार होंगे उम्मीद करते हैं। पूछताछ हो जाए। चलिए लाइन से अभिनय जी आप बताइए कि ट्रांसजेंडर का स्टेट आइकन किसको बनाया गया? अभिनय। अर्चना जी। मोनिका दास। ठीक है। वरुण जी आप बताइए, बबीता कुमारी का नाम क्यों चर्चा में है? कौन बताएंगे? वेरी गुड। स्वच्छता अभियान के लिए क्या किया गया है? उसको, उनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नहीं भूलिएगा। ठीक है। अच्छा, और एक दो प्रश्न पूछ लें। विनीत कुमार जी आज नहीं आए हैं? नहीं आए हैं। पंकज जी आप बताइए कि अभी कौन सा कृषि रोड मैप चल रहा है? कब से कब तक चलेगा? वेरी गुड। कोई जवाब दे देंगे? एक प्रश्न मैं दूसरे क्षेत्र से भी पूछ लूं। वन्यजीव अभयारण्य में तो पूछ चुके हैं कैमूर के विषय में। एक अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस धान को जीआई टैग मिला है बिहार से? पश्चिमी चंपारण। इसको कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है। रंजीत कुमार जी का नाम नहीं भूलिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के महासचिव चुने गए हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। और एक क्वेश्चन और कि नरेंद्र मोदी पर चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? लेखिका कौन है? लेखिका, लेखिका पूछ रहा हूं। वेरी गुड। तो आपने याद भी कर लिया है। आप देखिएगा ध्यान से कि ये जो तथ्य हैं ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके पास फिर से समय है, आज रात्रि से लेकर कल दिन भर का समय है। इसको जब लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे, इसमें इतना विस्तार से नहीं लिखिएगा, पॉइंट बना बना कर लिख लेंगे, जो मेन मेन पॉइंट है।
शॉर्ट नोट्स, ताकि क्विक रिवीजन के माध्यम से फैक्ट याद रह जाए। मैं जानता हूँ कि इतने विस्तार से याद रखना लंबे समय के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जैसे मर्चा धान है, मेन पॉइंट है, तो जो 10-15 इसका जो जिस्ट है, जिस्ट को लिख कर आप याद रख लीजिए। कल जो अगली कक्षा होगी उसमें हम मौर्योत्तर काल के बूस्टर फैक्ट्स को देखेंगे। एक लंबी क्लास के माध्यम से हम बूस्टर फैक्ट्स की समाप्ति करेंगे और उसके बाद गुप्त साम्राज्य की शुरुआत करेंगे, और बूस्टर फैक्ट्स की समाप्ति के बाद एक टेस्ट सीरीज यहाँ लाएंगे फिर, और उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, मौर्योत्तर काल को दोबारा एक बार देख लेंगे। आप सभी को कक्षाएं समझ में आ रही हैं? अब जो लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्लास चल रही है। किसी अभ्यर्थी को समझने में दिक्कत है तो बताएं। नहीं है? ठीक है, आप पूछिए। देखिए, बजट होता ही ऐसा है। बजट को याद रखना सामान्य बात नहीं है, लेकिन यदि आप बार बार देखते रहेंगे, जैसे दशमलव के जो आंकड़े हैं उसको आप राउंड फिगर में याद रख लीजिए। जैसे 5.98 लाख तो 6 लाख याद रखिए, और मोटी मोटी बातों को जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। उससे क्या होगा कि एक आध जो क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे बन जाएगा। टफ तो होता है क्योंकि सारा का सारा अर्थशास्त्रीय आंकड़ा है और सदैव से टफ रहा है। बस थोड़ा देखते रहिएगा और राउंड फिगर में याद रखिए। मेन मेन पॉइंट्स पर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, कृषि को ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे ऐसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रक हैं केंद्रीय बजट में, जैसे सेना को, रक्षा को ध्यान रख लीजिएगा कि रक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है। मेन मेन क्षेत्र को बस ध्यान रखिएगा, और परीक्षा की रात उसको जरूर देख लीजिए एक बार। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो 2 दिन पहले से देख लीजिए। उसके बाद आपके ध्यान से हट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आपके पास एक संकलन होना चाहिए। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, जैसे जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं, तो जैसे बजट, उसके बाद जो हाल का जो करंट अफेयर्स है, जो कुछ नई किताबें लिखी गई है अभी हाल में, जो कुछ पद्मश्री वगैरह अवार्ड दिए गए, किसी खेल के क्षेत्र में या ओलंपिक के क्षेत्र में बिहार या भारत के किसी व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया, अथवा सिनेमा या फिल्म स्टार के क्षेत्र में, तो ऐसे आंकड़ों को देख कर चले जाते हैं। एग्जाम के प्री नाइट में देख कर चले जाते हैं, और इससे क्या होता है, 2-4 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। और 4 नंबर नहीं बल्कि कई लाख का रैंक होता है वो। इस तरीके से उसको देख लेंगे। मैं कक्षा की समाप्ति की आज घोषणा करता हूँ। कल हम फिर से आएंगे और कल इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। और इस प्रक्रिया से हमने क्या किया है, तो कम समय में समेटने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे पास अभी यदि देखा जाए आंकड़ों के दृष्टिकोण से, तो लगभग 15 महीने का जो करंट है वो केवल बिहार का है। लगभग 15 कक्षाओं में उसको हम देखने की कोशिश करते रहेंगे, और साथ साथ भारत को भी देखते रहेंगे। तो 1 माह की क्लास तो करंट में ही चली गई, और उसके बाद जो समय बचता है वो स्टैटिक पोर्शन को दिया जाएगा। सभी को शुभ रात्रि, और सभी का धन्यवाद कि आप समय आ गए थे। आप लेफ्ट हो सकते हैं, लीव कर सकते हैं। शुभ रात्रि।